हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज की इस क्लास में हम लोग पॉलिटी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम प्रस्तावना है ना, प्रियम्बल या उद्देशिका। देखिए ये जो टॉपिक में है, ये देखिए पहली क्लास है पॉलिटी की, इसी से रिलेटेड आपका एक कमेंट मैंने देखा था, साधना का शायद से कमेंट था, उन्होंने बोला था पॉलिटी का हिस्ट्री का, है ना। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं पॉलिटी का एक क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, ये जो प्रस्तावना की जो पहली क्लास होगा, देखिए कोई भी डीपली मैं नहीं बताऊंगा इसमें, जो एग्जाम बेस जैसा भी एग्जाम से पूछता है क्वेश्चन, है ना, इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इससे बाहर देखिए नहीं आने वाला। अब अगर बहुत ही ज्यादा कुछ एग्जामिनर कोई ऐसा सोच के बैठा हो कि कोई क्वेश्चन नहीं वो कर सकता, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितना मैं बताऊंगा उससे बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, जिस सारे मैं कवर कर दूंगा प्रस्तावना एक पर्टिकुलर टॉपिक से लेके। ठीक है, देखिए सुनील यादव करके हैं, उनके भी कमेंट मैं देखता हूँ, उनके भी मैंने कमेंट पढ़ा है। तो साधना और सुनील यादव, आप सबको थैंक यू, आप कमेंट करते हो, बहुत ही वैल्यू करता है मेरे लिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए सबसे पहले मैं प्रस्तावना के बारे में आपको बता दूं। देखिए जो प्रस्तावना है ना, इससे डेफिनेशन नहीं पूछे जाने वाली। आपको हो सकता है कि नॉर्मली थोड़ा सा एक लाइन दे ये पूछ ले कि ये किस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मोटा मोटा के तौर पर देखिए क्या है। मान लीजिए सपोज करिए एक बुक है ये, हाँ, ये बुक 500 पेजेस की है। कितने पेजेस की? 500 पेजेस की है। इसको अगर मैं एक पेज में, ये 500 पेजेस में जो भी मैंने डिस्कस किया है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख लूं, ठीक है, और इस बुक के स्टार्टिंग के पेज में मैं लगा दूं, ताकि जो पढ़ने वाला होगा ना, ये इस एक पेज को पढ़कर वो ये डिसाइड कर सकता है कि ये किस टॉपिक पर है ये बुक, है ना। उसी को प्रस्तावना बोलते हैं या प्रियम्बल बोलते हैं। प्रियम्बल, अगर इस वर्ड को भी आप जो है डिकोड करोगे तो भी आप बता दोगे कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है, इसको देखते हैं। एक फैक्ट मैंने लिखा है, संविधान की प्रस्तावना में उस मौलिक दर्शन और मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। जो हमारे संविधान का आधार है उससे रिलेटेड प्रस्तावना में क्या लिखा है? मौलिक दर्शन और मौलिक मूल्यों का उल्लेख है। ठीक, या उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करता है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। ठीक, या संविधान को दिशा और उद्देश्य देता है। ठीक है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक उद्देश्य देता है, एक मोटिव देता है ना, कि क्या कि किस वे में जाना है ना। देखिए ये आप नोट कर लीजिएगा, देखा इससे आएगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन नोट कर लीजिएगा। एक पढ़ने की किसी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू तो होना ही चाहिए, वो है क्या, कैसा, मतलब क्या बता रहा है ना। स्टार्ट होता है इस वाले सेक्शन से, मतलब इस वाले फैक्ट से। देखिए प्रस्तावना में शामिल 3 शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, नोट करके एक नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिखकर ये लिख दीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये जो 3 शब्द हैं प्रस्तावना में, वो किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये किससे लिया गया है? ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रस्तावना के शुरुआती 5 शब्द, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, सेकुलर, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये संविधान के स्वरूप की ओर इशारा करते हैं। ये बताते हैं कि भारत एक समाजवादी, सेकुलर, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है। एक और चीज, इससे कैसे क्वेश्चन बन सकता है? इससे एक कथन वाले क्वेश्चन बना देगा, कथन या निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बना देगा। आपको कोई भी एक स्टेटमेंट आपको कथन कैसे देगा? देखिए, प्रस्तावना के शुरुआती 5 शब्द, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, सेकुलर, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, संविधान के मूल स्वरूप की ओर इशारा करते हैं। या ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ये स्टेटमेंट आपको दे दिया, ये बताएगा कि ये आपका सही है कि नहीं है, ये इनमें से कौन सा सही है। एक स्टेटमेंट ये भी दे सकता है कि ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है ना, कौन सा? स्वतंत्रता, समानता या बंधुता का जो शब्द है ना, ये फिर आप लगाएंगे कि ये दोनों सही हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखिए जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा? 4 ऑप्शन आपको दे देगा, मौलिक कर्तव्य दे देगा, ठीक है, जो ड्यूटीज है होती हैं वो दिया, जैसे मैंने आपको बताया, कर्तव्य हो गया, है ना, ड्यूटीज हो गया। मौलिक अधिकार दे देगा, राइट्स हो गया, और ड्यूटीज हो गया, राइट्स दे दिया। एक प्रस्तावना दे देगा,
ठीक है, एक और कोई फोर्थ टॉपिक दे देगा और उससे बोलेगा संविधान की आत्मा निम्न में से किसे कहा जाता है। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग का जो एक ध्यान होगा वो आकर्षित हो सकता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, हम लोग राइट्स लगा सकते हैं अगर नहीं पढ़ा है तो, लेकिन बट इसका आंसर क्या है, संविधान की आत्मा किसे बोला जाता है, प्रस्तावना को। इस प्रस्तावना की जगह उद्देशिका भी आ सकता है क्योंकि उद्देश्य का वर्णन हो रहा है यहाँ पे भारतीय संविधान का, ठीक है। तो ये प्रस्तावना या उद्देशिका आ सकता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा। चलिए अब कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं इसकी हिस्ट्री के ऊपर, ये प्रस्तावना या उद्देशिका आई कहां से। देखिए पास्ट के अगर आप वीडियोस देख रहे होगे रेगुलर, तो मैंने आपको जब संविधान सभा बता रहा था मैं कि पहली संविधान सभा कब स्टार्ट हुई थी, सेकंड कब हुई थी, थर्ड कब हुई थी। पहली कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। सेकंड हुई थी 11 दिसंबर 1946 और थर्ड हुई थी आपकी 13 दिसंबर 1946। ये अब मैं आगे इसका डिस्कस नहीं करूंगा। देखिए थर्ड में क्या हुआ था, 13 दिसंबर जो 1946 है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। इस दिन को क्या हुआ था, पंडित जो नेहरू थे, पंडित नेहरू थे, ये उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे संविधान सभा में, उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे, ठीक, जिसको अंगीकृत किया गया था या स्वीकार कर लिया गया था। कब किया गया था, ये आपका क्या था, 22 जनवरी 1947 को। ज्यादा टाइम नहीं लगा था, याद कर लीजिए, आजादी से पहले 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था या अंगीकृत कर लिया गया था, ठीक। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, उद्देश्य प्रस्ताव से क्या लेना देना, ये तो उद्देश्य प्रस्ताव है, हम लोग तो प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, इसी का परिवर्तित रूप, इसी का परिवर्तित रूप क्या कहलाता है, यही आपका प्रस्तावना कहलाता है, प्रस्तावना, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि डैश का परिवर्तित रूप प्रस्तावना है, तो किसका है, उद्देश्य प्रस्ताव को। सबसे पहले कौन लेके आया, पंडित नेहरू। कब लेके आए थे, 13 दिसंबर 1946 में। उस दिन क्या हुआ था, तो संविधान सभा की थर्ड बैठक थी, ठीक। और उस टाइम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अंगीकृत या स्वीकार कब किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को, 12 जनवरी 1947। ये आपके टिप पर होना चाहिए, जैसे आपको ध्यान आए कि प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव, तुरंत आपको एटलीस्ट ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट होना, मतलब तुरंत याद आ जाना चाहिए, ठीक है। तो एक ये हो गया, ठीक। एक दो फैक्ट्स इससे आपके क्लियर होंगे, जो मैंने आपको ये बताया था, ये फ्रांस वाला, संविधान की आत्मा वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा मैं देखिए क्लास लंबी नहीं करूंगा, है ना। अब देखिए कुछ वाद है, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ चेंजमेंट हुए प्रस्तावना को लेके, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला, कुछ वाद के पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, है ना, वो क्या बोला, क्या चीज ऐड की गई, क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रस्तावना से रिलेटेड, ये इन्हीं 4 वादों में है। चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका परीक्षा से लेके, लेकिन जो थर्ड वाला है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बात तो इन तीनों से सन पूछा जाता है, क्या आएगा, बेरूवादी वाद, ये वाद है, हाँ। बेरूवादी वाद का सन क्या, 1960। गोलकनाथ बना पंजाब राज्य का जो वाद था, ये 1967। केशवानंद भारती, नाम ही याद कर लीजिए, केशवानंद भारती बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय संविधान का देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई वाद आया था ना, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के लिए आया था। क्यों आया था मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। ये 1973, केशवानंद भारती 1973। चलिए आपको याद ही नहीं करना, आपको बाद में रिवाइज करने का झंझट ही नहीं, अभी याद करवाते हैं कैसे। बेरूवादी, अब देखिए वाद किससे हो रहा है, पहले बेरू से मतलब देख लीजिए, कुछ भी सोचिए आप, कैसे इसको कैसे करेंट कर सकते हैं 60 से, 1960 से। बेरूवादी मतलब देख लीजिए, कोई गुस्सा है, बेरूवादी, समझ में तो नहीं आ रहा गुस्सा है, लेकिन समझ लीजिए 1960 है, लेकिन 60 वर्ष की एज का कोई है, उससे कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो वो वादी है ना, बेरूवादी है, बेरू, या देख लीजिए थोड़ा सा कैसे देखना है। गोलकनाथ को आपको 67 से देखना है, गोलकनाथ 1900 जोड़िए ना। देखिए क्या होता है, जब हम लोग बहुत ज्यादा वर्ड यूज करते हैं ना, 1973, 1975, 1976 ऐसे करते हैं ना, तो थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक सन थोड़ी ना है, आपको एनवायरनमेंट का भी याद करना है, आपको सोशियोलॉजी का या कोई भी पर्टिकुलर जो सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे उसको याद करना है ना, तो बहुत सारे सन हो जाते हैं। कैसे जोड़ेंगे, गोलकनाथ, कोई गोल गोल है 67, गोल गोल 67, ऐसे याद करिए, गोल गोल 67, गोल गोल 67। बेरूवादी का क्या था, 60 से जोड़ा था, बेरूवादी 60 से,
ठीक है। केशवानंद भारती आपको याद ही होगा 1973, केशवानंद भारती 1973 याद ही करना है, ऐसा ही है ना। बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 94 से याद करिए। 94 के आसपास क्या हुआ था? देखिए कुछ लोगों का जन्म हुआ होगा इसके आसपास, उससे आप रिलेट कर सकते हो। आपके परिवार में किसी का जन्म हुआ होगा, आप ही का जन्म हुआ होगा, है ना, उससे भी आप रिलेट कर सकते हो 1994। या मान लीजिए कोई 95 में पैदा हुआ है, 1995 में जिसका जन्म हुआ है, ठीक है, उससे आप देख लीजिए कि 1 साल पहले का क्या हुआ था, बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से रिलेटेड था। ठीक, ऐसे ही आपको लिंक करके याद करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि आप रट लेंगे तो बिलीव मी, एग्जाम जब आप हॉल में रहेंगे ना, एग्जाम सेंटर में जाएंगे ना, कुछ याद नहीं होता, सब ब्लैंक होता है। आपने नोटिस किया होगा कि एक दिन पहले जब हम लोग रिवाइज कर रहे होते तो ऐसा लगता है कि दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, बस हम लोग रीड कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये सच है, दिमाग में कुछ नहीं जाता। दिमाग में आपका जो आपने कई महीनों से पढ़ाई की होगी ना, वही एक जाता है। पर्टिकुलर एक दिन पहले का दिमाग में नहीं जाता, लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी होता है क्योंकि कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है कि मैंने कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेरूवादीवाद क्या है? इसका सन है 1960। हुआ क्या था इसमें? देखिए इसमें क्या हुआ था, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय है, उसने प्रस्तावना को, लिखते भी चलिएगा, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक, देखिए मैं लिख के भी आ सकता था इसमें, लेकिन क्या होता है कि वो याद नहीं होगा। आपके सामने लिखूंगा ना तो आपको भी याद हो जाएगा। कुछ चीजें हैं जो मैंने लिख ली है बड़ी बड़ी, है ना। तो बेरूवादीवाद क्या था? देखिए अंग नहीं माना, ये नेगेटिव में जा रहा है ना, इसीलिए बेरूवादी नाम ही है। बेरूवादी रिलेट करिए 1960 क्या हुआ था बेरूवादीवाद। आंखें बंद करिए, याद करिए, अभी याद करिए, आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बेरूवादीवाद 1960 क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा वाद था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, तो आएगा बेरूवादीवाद 1960। ठीक है, चलिए गोलकनाथ, गोल गोल 67 वर्ष, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। गोलकनाथ बना पंजाब राज्य, इसमें क्या हुआ था, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले बात तो सन याद कर लीजिएगा 1967। इस प्रकरण में क्या हुआ था? उद्देशिका को या प्रस्तावना को या उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। संविधान की मूल आत्मा। अब आपको लग रहा है कि यार ये तो वन लाइनर है, आराम से याद हो जाएगा। जब आप पढ़ोगे ना, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ोगे, जब आप ड्यूटीज को पढ़ोगे, तब आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, आर्टिकल्स हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट संशोधन हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा यार क्या पढ़ा था, समझ में नहीं आ रहा। आत्मा कहीं बेरूवादी में तो नहीं बोला था। कैसे याद करेंगे? गोलकनाथ हैं, गोल गोल से आप सोच सकते हो, गोलक आत्मा, ऐसे आप एक एक वर्ड को रिलेट करिए। गोलक आत्मा से रिलेट करिए, बेरूवादी को अंग नहीं माना, ऐसे रिलेट करिए। ठीक है, और कोई आपको नहीं पूछ रहा कि आपने याद कैसे किया। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका रिजल्ट सब देखेंगे, आपको ये नहीं देखेगा कि आपका वे क्या था याद करने का या क्या ट्रिक आपने यूज़ की, क्योंकि आपका कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला, आपका एमसीक्यूज है, तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। चलिए, केशवानंद भारती बनाम केरा राज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? 1973 पहले तो याद करिए। इसमें क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने, इसका अपोजिट है, जस्ट बेरूवादी का अपोजिट है। केशवानंद भारती में क्या सुप्रीम कोर्ट ने अंग माना था। आपको भी ऐसे याद करना, अंग माना था। किसे अंग माना था? प्रस्तावना को। किसका? संविधान का। ठीक, केशवानंद भारती बनाम केरा राज्य को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अंग माना था। ठीक, बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 94, 1994 क्या हुआ था इसमें? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुनः स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? पुनः स्पष्ट किया। अब क्या स्पष्ट किया? कि जो उद्देशिका है या जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। संविधान का पहले बात तो भाग है, ऐसे याद कर सकते हैं। और पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष संविधान का मूल लक्षण है। ठीक, फिर से एक बार देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह पुनः स्पष्ट किया कि जो संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और पंथ निरपेक्ष संविधान का लक्षण है। अब एक बार आंखें बंद करिए और सिर्फ सोचिए, बेरूवादी का सन क्या था? 1960। क्या बोला था? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। गोलकनाथ, गोल गोल 1967, प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। केशवानंद भारती किसका अपोजिट था? बेरूवाद का अपोजिट था केशवानंद भारती। ठीक है, एक मिनट मैं चेंज कर देता हूं कलर।
ठीक है। तो इसमें क्या कहा था केशवानंद भारती वाला, केरल राज्य में इस संविधान का अंग माना था, क्योंकि बेरुवादी में नहीं अंग माना प्रस्तावना को, केशवानंद भारती में माना था। ठीक है। बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994, पुनः स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना भाग है संविधान का और पंथ निरपेक्ष उसका लक्षण है। चलिए, ये कई सारे फैक्ट हो गए। अब इससे जुड़ा हुआ संशोधन हुआ था 1976, ये भी मैंने आपको क्लास में कवर कराया है, अगर आपने क्लास की होगी तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, डेट इंपॉर्टेंट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है ये, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन जो पॉलिटी की हिस्ट्री है उसमें 42वां संविधान संशोधन, और साथ में 44वां भी था। ठीक, 1976 याद करिए, 42वां संविधान संशोधन का क्या क्या चीज हुआ था, क्या क्या चीज नहीं हुआ था, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। तो पहले बात तो सन याद करना, 1976। मैंने बोला था 3 वर्ड मैंने बोला था, और इसी सीरीज में भी मैंने बोला था, एक समाजवादी, समाजवादी, सेकंड कौन सा वर्ड था, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, थर्ड क्या था, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कहां पर ऐड किए गए थे, प्रस्तावना में, यानी भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसके में, उद्देशिका में क्या ऐड किए गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसी सीरीज में पूछता है, शफल कर देगा आपको, अखंडता पहले दे देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है। और क्या हुआ था, 4th का भाग जोड़ा गया था। देखिए, हम जानबूझ के एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आपको ये पूरा ही कवर हो जाए, क्योंकि एक ही चीज तो नहीं हुई थी 42वें संविधान संशोधन में। दूसरा क्या हुआ था, 4थे का भाग जोड़ा गया था। ठीक है। देखिए, स्टार्टिंग में भाग कितने थे, 22, प्रेजेंट टाइम में कितने हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में करिएगा अगर पता है तो। मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल है, 25 या 26, आप दोनों में चूज करिए। देखिए, 4th का भाग भी ऐड किया गया था। ठीक, ये किससे संबंधित है आपको मालूम है, मूल कर्तव्य से संबंधित है ना, मूल कर्तव्यों से संबंधित है, यानी मूल कर्तव्यों को भी ऐड किया गया था। कौन से भाग में, 4th के का में। और एक राष्ट्रपति से भी संबंधित था। राष्ट्रपति को क्या किया गया था, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हो गया था, बाध्य हो गया था। कौन बाध्य हो गया था, राष्ट्रपति। अब बात किसके लिए होगा, मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए। ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 में क्या हुआ, 3 वर्ड जोड़े गए, प्रस्तावना में जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। और 4th का जो भाग है वो जोड़ा गया, इंक्लूड किया गया, मूल कर्तव्य जिससे संबंधित है, और राष्ट्रपति बाध्य हो गया मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए। ठीक है। चलिए, उससे पहले एक और चीज मैं बता देता हूं। देखिए, 3 न्याय की बात की गई है। ठीक है। उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय देती है, 3 प्रकार का न्याय देती है। ये भी आता है कैसा, एक सामाजिक न्याय, दूसरा देगी आर्थिक, और तीसरा देगी राजनीतिक। ठीक है। ये सुनिश्चित करवाती है, कौन सुनिश्चित करवाता है, उद्देशिका या प्रस्तावना। उद्देशिका प्रस्तावना अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक है, ये सुनिश्चित करवाती है। ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। अभी आपको लगेगा, आप एक बार पढ़ोगे ना इसी के बाद, और 1-2 दिन के बाद तुरंत रिवाइज कर लोगे ना, आपको रट जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपने और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। मिस्टर अय्यर के अनुसार उद्देशिका क्या करती है, हमारे सपने और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। कृष्ण नाम आ रहा है ना, कृष्ण, तो कृष्ण के भगवान से रिलेट कर लीजिए कि वो सपने के बारे में बात कर रहे हैं, सपने में कृष्ण भगवान, और विचार भी कृष्ण भगवान से कुछ रिलेट कर लीजिए कि वो प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व क्या करेगा, सपने का और विचारों का, कौन करेगा, भगवान कृष्ण। ऐसे याद कर सकते हो आप। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपने और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। मुंशी के अनुसार, कि हम मुंशी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। कुंडली शब्द देखिएगा, देखिए कुंडली आप बनवाएंगे किसी से, किससे बनवाएंगे, मुंशी जी से।
कुंडली बस याद करिए, आप भूल जाइए ये सब चीजें। मैं बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक याद करने की, जो स्मार्ट स्टडी हम लोग बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं। कैसे? मुंशी से रिलेट हुआ, कुंडली हम लोग किससे बनवाएंगे? मुंशी से। जन कुंडली आया मुंशी से, आगे क्या है हमें क्या करना, हमको नहीं देखना, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछता है ऐसे पूछेगा, किसने बोला कि उद्देश्य का जन कुंडली है, ऐसे आएगा। या प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन कुंडली है, मुंशी ने। फुल फॉर्म क्या है? के एम मुंशी, ठीक। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। संविधान की आत्मा तो माना है, मैंने बताया था, और हृदय माना। ये बोला किसने? भीमराव अंबेडकर ने। किसको बोला? उद्देशिका को नहीं बोला, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बोला। देख लीजिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग फैक्ट है, लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिएगा। भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है, ठीक है। चलिए अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। के एम मुंशी ने कुंडली बोला था, मैंने आपको बताया था ना, क्या बोला था आपको याद ही नहीं करना। मुंशी की आप कुंडली बनवाने गए हो, आप ऐसे आपको याद हो जाएगा। राजनीतिक जनपत्री, जनपत्री को भी कुंडली बोलते ना, ये भी लिख के आ सकता है, तो भी आप क्या लगाओगे? के एम मुंशी, ठीक। बी आर अम्बेडकर क्या है? बी आर अम्बेडकर ने पवित्र दस्तावेज बोला। पवित्र दस्तावेज बोला किसको? उद्देशिका को या प्रस्तावना को, ठीक। किसने बोला पवित्र दस्तावेज? क्योंकि देखिए पूजा जाता है, अगर आप कोर्ट कचहरी में भी जाओगे तो आपको आप मालूम है, और भारतीय संविधान में या भारत की रीढ़ की हड्डी है, तो कोई भी धर्म ग्रंथ हो, किसी भी धर्म का हो, हिंदू धर्म में गीता हो, मुस्लिम में हम लोग कुरान की बात करते हैं, बाइबल, कुछ भी हो, सबसे पवित्र माना जाता है जो भारतीय संविधान है, जो हम लोग को जीने का अधिकार देता है। और अगर आप नहीं मानते हो तब भी मान लीजिए, धर्म से ऊपर हमेशा ही रखिए किसको? प्रस्तावना में बता रहा हूँ, संविधान को, भारत के संविधान को, क्योंकि यही हम लोगों को जीने का अधिकार देता है, ठीक है। चलिए, भीमराव अंबेडकर जी ने पवित्र दस्तावेज बोला, ठीक है। अब है पालकी वाला, NA पालकी वाला, नाम आपने बहुत सुना होगा, आप देख लीजिए, पालकी वाला ऐसे कुछ देख लीजिए, नाम थोड़ा सा अजीब सा है, सुना भी होगा आपको। एडमिट कार्ड बोला था इन्होंने, यानी परिचय पत्र, परिचय पत्र बोला। इसको बोला? संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को, ठीक। मुंशी जी ने बोला क्या? जनपत्री या कुंडली, पवित्र दस्तावेज। अब जो बनाएगा वही बोलेगा। कौन बनाया? भीमराव अंबेडकर, उन्होंने बोला। NA पालकी वाला परिचय पत्र बोला, किसको? उद्देशिका को, ठीक। सुभाष कश्यप जी क्या कहते हैं? सुभाष कश्यप जी का एक फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये किसने सुनिश्चित किया या कहा कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। यानी किस पे जोर दिया गया है? सिर्फ एक वर्ड प्रस्तावना पर। आप कुछ भी देखिए, अगर आप संविधान को शरीर बोल रहे हो तो शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जिसकी वजह से आप जिंदा हो, जिस पे आपका शरीर खड़ा है, आत्मा। अगर प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है, ठीक है। आधारशिला ही अगर खराब होगी तो बिल्डिंग तो गिरी जानी है। तो इसीलिए मेन इंपॉर्टेंट सुभाष कश्यप जी ने भी बोला, ठीक है। तो सुभाष से भी आप याद कर सकते हो, उन्होंने क्या बोला? संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, ठीक है। चलिए, ये आपका ओवरऑल खत्म हो गया, ठीक है। पर इससे रिलेटेड मैं एक चीज बताऊंगा, एक मिनट, हाँ। तो आप ये फैक्ट जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, मुझको ब्लैंक पेज चाहिए, हाँ। इसमें मैं कुछ चीजें बता देता हूं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और भी क्या संशोधन के बारे में। रफ नहीं हो रहा है, क्या हो गया आज? ऐसे मैं बता देता हूं, यहाँ पे जगह है। देखिए क्या बोला गया, संविधान का जो प्रस्तावना में आज तक जो संशोधन हुआ है वो 42वां संविधान संशोधन में हुआ है, ठीक। अभी मैंने बताया, अभी तक जितना एक भी बार हुआ है, ठीक। और सिर्फ सिंगल एक बार हुआ है, जिसमें जो वर्ड जोड़े गए थे तीनों, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक। प्रस्तावना को लेके, संशोधन को लेके कहता क्या है? आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हम लोग संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन इसको लेके कहता क्या है संविधान? इसको लेके ये कहता है कि देखिए, इसके जो मूल ढांचा है उसमें कोई नकारात्मक संशोधन नहीं हो सकता।
नकारात्मक संशोधन मूल ढांचे में नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं कर सकते। लेकिन इसमें परिवर्तन आप क्या कर सकते हो, अगर मान लीजिए मूल ढांचे का विस्तार कर रहे हो तब आप कर सकते हो, या मूल ढांचे को जो मजबूती प्रदान करना है, अगर ऐसा कुछ करने का तरीका है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी जो चीज पॉसिबल हुई ना कि आप मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हो, एक ही नाम है केशवानंद भारती, वो भी एक इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जब आप विस्तार से पढ़ोगे। और टोटल अभी तक कितने बार इसके में संशोधन हुआ है, सिर्फ एक बार, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आप लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको इससे बाहर नहीं मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 ही क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वही मैंने बताए हैं, या वही फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। होप आपको क्लास ही अच्छी लगी हो, और आप कमेंट ज़रूर करिएगा, आपका बहुत मैटर करता है कमेंट मेरे लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।